तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर। और आज का जो हमारा क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो सारे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर से ही होने वाला है। तो सोच सकते हो कि ये क्लास कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्लास को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने राइट किया है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीट है। बताना है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल कितनी है। और अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243, या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। बताना है कि जब लोहा में जंग लगता है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जब लोहा में जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो याद रखिए कि जब भी लोहा में जंग लगता है तो उसका भार हमेशा बढ़ता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में सीधे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। आपसे पूछेगा कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो याद रखिएगा कि बर्फ़ का पिघलना हमारा हो जाएगा, बर्फ़ का पिघलना हमारा भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। बताना है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। तो याद रखिए कि ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, शॉर्टकट में डीबी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो याद रखिए कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। प्रश्न आपसे सीधे पूछ सकता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि वोल्ट किसका ऐसा ही मात्रक है। तो बताना है कि विद्युत विभव का हो जाएगा विद्युत विभव, और एक हो जाएगा विभवांतर, दूसरा हो जाएगा हमारा विद्युत वाहक बल। तीन का गाइस यहाँ पे वोल्ट होगा। ठीक है, तीनों को ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। ऑप्शन है समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का, या फिर द्रव्यमान का। और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। इससे आपका मतलब कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो आप लोग आंसर ज़रूर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी। इसको ध्यान रखिएगा। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो याद रखिए कि प्रकाश तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडला होता है। सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का मानसिक यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है। बताना है कि कंप्यूटर का मानसिक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सीपीयू को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, रैम का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा रैम का। दूसरा है एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा आप लोगों का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो तीनों चीज़ को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी है। तो याद रखिए कि आयन मंडल उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं। तो याद रखिए कि वायुमंडल की निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि वायुमंडल के बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बाह्यमंडल हम लोग कहते हैं। वायुमंडल की बाहरी परत को बाह्यमंडल कहते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है। बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है। तो याद रखिएगा इसका वेग हो जाएगा 3 × 10 के पावर
10 के पावर 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा हुआ है 3 × 10 के पावर 10, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ी हो चुका है तो इसको ध्यान नहीं देना है। 3 × 10 के पावर 10, इसको ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो याद रखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश प्रकाश सबसे ज़्यादा कौन सा किस में चलता है सबसे तेज़। तो याद रखिए कि प्रकाश सबसे तेज़ निर्वात में चलता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 8वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बताना कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए थे कुंवर सिंह ने, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताना है कि अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग डोपिंग कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विद्युत फ्यूज किसका बना होता है। तो याद रखिए कि विद्युत जो फ्यूज बना होता है वो शीशा और टीन का बना होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारा मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग एम्पियर का प्रयोग करते हैं। ये सारा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या, यानी कि एलईडी का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या होगा। तो याद रखिए कि एलईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमेजिंग डायोड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल गेट है। बताना है कि कौन सा एक यूनिवर्सल गेट है। तो ये हो जाएगा NAND, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ओम का नियम किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। मोस्ट VVI प्रश्न है, ओम का नियम किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये दर्शाया जाता है V बराबर IR, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो याद रखिए कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कि ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये कार्य करता है अन्वयन प्रेरण पे, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। तो याद रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। बताना है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग सौर सेल कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रश्न आपसे पूछेगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बैटरी होता है वो कौन सी ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिए जो बैटरी होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सवाल आपसे पूछेगा कि बैटरी कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिए कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिए कि डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा AC को DC में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताना है कि AC को DC में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए कि रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो ये हो जाएगा गोराया, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है,
परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? तो इसमें पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दशमलव पद्धति बाइनरी संख्या 10-10 का मान क्या होगा? एग्जाम में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि दशमलव पद्धति में बाइनरी संख्या का मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा 10। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो ये एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ये होगा उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन है हवा में, पानी में, स्टील में या फिर निर्वात में। तो ध्यान रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टील ठोस में। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आधुनिक अवध सारणी किसने दी थी? बताना है कि आधुनिक अवध सारणी किसने दी थी? तो याद रखिएगा कि ये दिए थे मोसले ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तरंग रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? बताना है कि रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो ये किए थे हेनरिक हर्ट्ज ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किए थे, रेडियो का आविष्कार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए 26 नंबर प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिए कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस परिपथ में धारा मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताना है कि कौन सा परिपथ है जिसमें हम धारा मापने का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ए मीटर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर समानता का अधिकार का वर्णित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और वेग v है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, mv के स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? बताना है कि फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विद्युत अपघटन और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न हमारा है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र को नियंत्रित करने वाले नियमों को सेट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्वर, डोमेन, प्रोटोकॉल या फिर ब्राउज़र। तो इसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या? बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? बताना है कि एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? ऑप्शन है 4, 8, 16 या फिर 32। तो याद रखिए कि एक बीट्स में 8 बाइट होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 GB में कितना MB होता है? तो याद रखिए कि 1024 MB होता है 1 GB में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि एक प्राथमिक रंग नहीं है।
तो ये है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीला, जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। और प्राथमिक रंग अगर आपसे पूछेगा कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो याद रखिए कि हमारा जो लाल कलर है वो हो जाएगा हमारा प्राथमिक कलर, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन है पटना, गया, पश्चिम चंपारण या फिर मुजफ्फरपुर। तो याद रखिए कि ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्रश्न आपसे पूछिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा जिला पटना। यहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा राइट आंसर पटना हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, रडार का पूर्ण रूप क्या, यानी कि रडार का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 0। तो याद रखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर विद्युत रोधी है? लगता है कि नंबरिंग में कुछ गलती हो चुका है, तो ध्यान आप लोग नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अंदर प्लास्टिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबरिंग में थोड़ा बहुत गलती हो गया है, तो इसको ध्यान नहीं देना है। चलिए अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया है? बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये अगला नंबर प्रश्न है, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताना है कि मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख सकते हो, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 98.6। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, वायरलेस कम्युनिकेशन में सर्किट का क्या काम होता है? बताना है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें सर्किट का क्या काम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिग्नल कमजोर होने पर अनचाहे बैकग्राउंड शोर को दबाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, कैपेसिटर संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या है? बताना है कैपेसिटर संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक हो जाएगा फेराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, हीरा किसका अपरूप है? बताना है कि हीरा किसका अपरूप है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा कार्बन का अपरूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, LAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, LAN का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लाउड स्पीकर ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण करता है? बताना है कि लाउड स्पीकर का ऊर्जा किस रूप में रूपांतर करता है। तो ये करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 52 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन Si का परमाणु संख्या कितनी होती है? बताना है कि Si की परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मैग्नीशियम किसका है। तो याद रखिए कि मैग्नीशियम हमारा 12 हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, 12 हो जाएगा मैग्नीशियम। दूसरा पूछ सकता है कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या पूछ सकता है। तो याद रखिए कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या
सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसका संकेत पूछे तो SI आपको बता देना है। अब यहाँ से पूछ सकता है कि सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है, तो इसको भी याद रखिएगा कि सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जनरल डायोड का मुख्य रूप से किस काय के लिए उपयोग किया जाता है। बताना है कि जनरल डायोड का मुख्य रूप से किस काय का प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बताना है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो याद रखिए कि समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो याद रखिए कि मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा कि पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। SI मात्रक से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक हो जाएगा वेबर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से प्रश्न एक ये भी बनता है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, किसी एंटोना की लंबाई आमतौर पर किस पर निर्भर करती है। बताना है कि किसी एंटोना की लंबाई आमतौर पर किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है तरंग की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, बिहार में बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि बिहार में जो बोधगया में मंदिर स्थापित है महाबोधि मंदिर, वो किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। तो याद रखिएगा कि ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, विभव और विभवांतर का SI मात्रक क्या है। विभव SI मात्रक से आपसे सवाल पूछा जाएगा। देख सकते हो कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन है एम्पियर, कुलाम, वोल्ट या फिर ओम। तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा वोल्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। पूछ रहा है कि किसी अर्धचालक का अगर हम तापमान बढ़ाएं तो क्या होगा। तो ये हो जाएगा घटेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। नंबरिंग यहाँ पे फिर से गलत हो चुका है, तो नंबरिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर इसका उत्तर आप लोग जानते हो तो याद रखिएगा कि इनका जन्म हुआ था वैशाली कुंडल ग्राम में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। देख सकते हो कि मात्रक से फिर से क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। तो इसका SI मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। अगला नंबर प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। बताना है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो ये होता है 60 डिग्री सेल्सियस पे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन अभी मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया था कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये समय लगता है लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। मोस्ट भी प्रश्न है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कार्य का मात्रक क्या होगा। तो याद रखिए कि इसका मात्रक हो जाएगा जूल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, प्राथमिक सेल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि प्राथमिक सेल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट भी प्रश्न है, पूछ रहा है क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी।
ऑप्शन है 1912, 1916, 1920 या फिर 1947। तो याद रखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि टाइटेनियम जो जहाज़ था वो कब डूबा था। तो याद रखिएगा कि जो टाइटेनियम जहाज़ था वो डूबा था 1912 में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ समझौता होम रूल आंदोलन कब हुआ था। पहला आपसे पूछेगा कि लखनऊ समझौता, और दूसरा यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है होम रूल आंदोलन। तो ये दोनों चीज़ 1916 में ही हुआ था, तो दोनों चीज़ को ध्यान रखना है। पहला आपसे पूछेगा लखनऊ समझौता कब हुआ, तो बोलना है 1916। दूसरा आपसे पूछेगा कि होम रूल आंदोलन कब हुआ, तो इसको भी बताना है 1916। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो याद रखिए कि असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। इसका आपको मैंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1916 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने राइट दिया है। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए।